नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी विजय जुलूस पर चुनाव आयोग के आदेश की, सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगी फटकार की, जानेंगे कि योगी सरकार पर बीजेपी सांसद क्यों पड़े भारी और बॉर्डर पर डटने के लिए किसानों ने क्या की तैयारी। और बुलेटिन के आखिर में बात महामारी को लेकर आरबीआई की चेतावनी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर हाईकोर्ट ने की नाराजगी जाहिर, कहा यह समय गिद्ध बनने का नहीं, तुरंत करें आपूर्ति। कई को जारी किया अवमानना और कारण बताओ नोटिस। रेलवे ने तैयार किए कोविड केयर कोच, 169 कोच विभिन्न राज्यों को सौंपे। रेल मंत्रालय ने राज्यों के उपयोग के लिए लगभग 64,000 बेड के साथ बनाए लगभग 4,000 कोविड देखभाल कोच। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने माना देश में है ऑक्सीजन की कमी, बोले जनता समझे अभी ऑक्सीजन की कमी है, मुश्किल हालात में कर रहे काम। बीसीसीआई ने उठाया बड़ा कदम, टीमों को चिट्ठी लिखकर कहा विदेशी क्रिकेटरों को घर हम भेजेंगे, जब तक पहुंचेंगे नहीं आईपीएल 2021 नहीं होगा खत्म। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 557 अंकों की बढ़त के साथ 48,944 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 168 अंकों की बढ़त के साथ 14,653 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की बड़ी खबर की। चुनाव आयोग ने जब पश्चिम बंगाल में 8 चरण में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला किया था तब भी सवाल उठे थे, और अब जब चुनाव में महामारी के नियमों की धज्जियां उड़ी तब भी आयोग पर उंगली उठाई जा रही है। लेकिन आयोग ने किसी की नहीं सुनी, इसीलिए जब मद्रास हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तो अब चुनाव आयोग ने मतगणना और उसके बाद विजय जुलूस को लेकर बड़ा फैसला किया है। महामारी देश में पूरी तरह से अपने पैर पसार चुकी है। इसे रोकने के लिए सरकार लगातार वादे तो कर रही है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। यहाँ तक कि चुनाव में भी जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। इस पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस और तो न सरकार का ध्यान है और न ही चुनाव आयोग का। इसीलिए मद्रास हाईकोर्ट ने उसे कड़ी फटकार लगाई, साथ ही महामारी के प्रसार के लिए उसकी ढिलाई को जिम्मेदार बताया। इस फटकार के बाद चुनाव आयोग जाग उठा, जीत के जश्न पर रोक लगा दी है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद किसी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगाया है। नतीजों के बाद कोई भी प्रत्याशी सिर्फ 2 लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने यह फैसला तब लिया है जब चुनावी रैलियों में उमड़ी भीड़ पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बंगाल में 7वें चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियां, रोड शो और पद यात्रा पर रोक लगा दी थी। राजनीतिक दलों से वर्चुअल सभाएं करने की अपील की थी। बावजूद इसके नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इसे लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि दूसरी लहर के लिए पूरी तरह से चुनाव आयोग जिम्मेदार है। आयोग ने किसी भी तरह की चुनावी सभा पर रोक नहीं लगाई जिसमें बड़ी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा होते रहे। इसी फटकार के बाद अब चुनाव आयोग ने 2 मई को घोषित होने वाले चुनावी नतीजों की जीत के जश्न पर रोक लगा दी है। लेकिन इस फैसले का अब क्या फायदा? जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब चुनाव आयोग ने तो जीत के जश्न पर रोक लगा दी, लेकिन कई राज्यों में अब भी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इसीलिए मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु और पुडुचेरी को भी सुझाव दिया है। कोर्ट ने 1 और 2 मई को पूर्णबंदी लगाने का सुझाव दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान कोविड-19 मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए तमिलनाडु और पुडुचेरी सरकार को 1-2 मई को लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन 2 दिनों के दौरान केवल मतगणना और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा वोटों की गिनती की तुलना में पब्लिक हेल्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतगणना की प्रोसेस में देरी हो सकती है या स्थगित भी हो सकती है, लेकिन पब्लिक हेल्थ से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेथलिन कुमार राममूर्ति की पीठ ने महामारी के इलाज के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, अस्पताल के बेड और रेमडेसिविर दवा और वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा लॉकडाउन के संबंध में पहले से ही घोषणा की जा सकती है ताकि तमिलनाडु और पुडुचेरी की जनता पहले से ही सतर्क रहेगी। अदालत ने कहा है कि अब तक की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर नहीं दिखती। हालांकि मीडिया में कुछ डरावनी स्टोरी सामने आई हैं। राज्य सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति थी और मुख्यमंत्री पलनीस्वामी ने 1 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑक्सीजन डायवर्जन के खिलाफ पत्र लिखा था ताकि सबसे खराब स्थिति में भी तमिलनाडु के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध हो। अदालत ने ये भी सुझाव दिया है कि चेंगलपट्टू, कुन्नूर और ऊटी में वैक्सीन निर्माण इकाइयां फिर से शुरू की जा सकती हैं। राज्य सरकार ने कोर्ट को रेमडेसिविर दवा और अस्पतालों में बेड्स की स्थिति को लेकर भी जानकारी दी। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 अप्रैल को करेगा।
आज जहां मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु और पुडुचेरी को बढ़ती महामारी को लेकर सुझाव दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। केंद्र की सुस्ती को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि अगर अभी की स्थिति नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो क्या है। साथ ही कोर्ट ने वैक्सीन की कीमत पर भी केंद्र से सवाल पूछते हुए साफ कहा कि हम मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। महामारी के बढ़ते संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो नेशनल प्लान मांगा था, उस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। भारत ने अपना प्लान दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि वैक्सीन के अलग अलग दामों पर केंद्र क्या कर रहा है, अगर अभी की स्थिति नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो क्या है। सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन और वैक्सीन की सप्लाई पर भी चर्चा हुई। अदालत ने ऑक्सीजन समेत अन्य मेडिकल जरूरतों पर डेटा मांगा है और अब शुक्रवार को इस पर सुनवाई की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से सर्वोच्च अदालत में अपना जवाब दे दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई पर लेटर भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस सुनवाई का मतलब हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को रोकना नहीं है। हाईकोर्ट स्थानीय हालात को बेहतर समझ सकते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे पर हमारा दखल देना जरूरी था। हम राज्यों के बीच समन्वय बैठाने का काम करेंगे। जब हम ऐसा महसूस करते हैं तो हमें कदम उठाना पड़ता है और हमें लोगों के जीवन की रक्षा करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय संकट के समय ये अदालत मूक दर्शक नहीं रह सकती। हम हाईकोर्ट के लिए एक सराहनीय भूमिका निभाने का इरादा रखते हैं। हाईकोर्ट की एक मूल्यवान भूमिका है। अदालत में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोरोना की पहली लहर 2019-20 में आई, लेकिन दूसरी लहर का किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। हमने इसको लेकर भी कई अहम कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय लेवल पर हालात को मॉनिटर कर रही है। खुद पीएम भी मीटिंग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभी उन्होंने केंद्र द्वारा दाखिल प्लान नहीं देखा है। उम्मीद है कि राज्यों से भी इसका फायदा होगा। हम इसे देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन सप्लाई और उपलब्धता का डेटा मांगा है। साथ ही मेडिकल सुविधाएं, जरूरी दवाओं को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, उसको लेकर जानकारी मांगी है। केंद्र सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट को वैक्सीनेशन के मिशन पर भी जानकारी देनी होगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस SR भट्ट ने कहा कि सेना, रेलवे के डॉक्टर केंद्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में क्या इन्हें क्वारंटीन, वैक्सीनेशन और अन्य इस्तेमाल में लाया जा सकता है? इस पर क्या नेशनल प्लान है? इस वक्त वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन के दाम पर केंद्र क्या कर रहा है? अगर ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो फिर क्या है? दरअसल अदालत में सुनवाई के दौरान राजस्थान, बंगाल की ओर से वैक्सीन के अलग अलग दाम पर आपत्ति जताई गई थी। ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने महामारी को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया हो। इससे पहले भी सर्वोच्च अदालत केंद्र को फटकार लगा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके पीएम मोदी सियासत को आगे रखकर फैसले ले रहे हैं। तभी तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सुझावों पर सरकार के नुमाइंदों ने बेवजह की टिप्पणी की, तो दूसरी तरफ पूर्व पीएम देवगौड़ा के पत्र पर खुद पीएम ने फोन किया। देश में महामारी के बीच राजनीतिक शहमात का खेल भी जारी है। संक्रमण पर हाल के दिनों में देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। इसमें कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह और उसके बाद जेडीएस नेता देवगौड़ा की तरफ से पत्र लिखे गए। पत्र लिखे जाने के बाद मनमोहन सिंह जहां बीजेपी के निशाने पर आ गए थे, तो वहीं देवगौड़ा के पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन करके उन्हें जवाब दिया। देवगौड़ा ने ट्वीट करके लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री ने कुछ मिनट पहले मुझे बताया है कि उन्होंने मेरा लेटर ध्यान से पढ़ा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो मेरे सुझावों को आगे बढ़ाएंगे। मैं उनकी चिंता और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। हमें महामारी को खत्म करने के लिए साथ काम करने की जरूरत है। एचडी देवगौड़ा की तरह ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 5 सुझाव दिए थे, लेकिन उस समय सरकार की तरफ से उसके ऊपर निशाना साधा गया। मनमोहन सिंह के पत्र के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पलटवार करते हुए कहा था कि इतिहास आपके लिए बेहतर होता यदि इस तरह का रचनात्मक सहयोग और वह कीमती सलाह पर आपकी पार्टी कांग्रेस ने काम किया होता। स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा लिखे गए पत्र में कई गलतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने वैक्सीन के आयात के लिए जो सलाह दी है वो पहले ही ले ली गई है। हर्षवर्धन ने मनमोहन सिंह पर तंज कसते हुए कहा था कि इस पत्र को तैयार करने वालों ने आपको शायद पूरी जानकारी नहीं दी। साफ है कि महामारी के इस आपातकालीन समय में भी केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी अहंकार और झूठे राष्ट्रवाद के आवरण से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यही वजह है कि देश के सामने महामारी का सच सामने नहीं आ रहा है, आंकड़ों को छुपाया जा रहा है और नाकामी को मानने से इनकार किया जा रहा है। ऐसे में सरकार को विपक्ष इस समय जो कुछ सुझाव देता है तो सरकार इस तरह से बर्ताव करती है कि मानो उसे लोगों की चिंता कम, सियासत की चिंता ज्यादा है।
पीएम मोदी की इस आदत से हर कोई वाकिफ है कि वो सियासत के सिवा कुछ और नहीं देखते। इसे लेकर ही कई बार खुद बीजेपी नेता भी उन्हें घेरते हैं। वैसे इस वक्त तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को बीजेपी सांसद ने आईना दिखाया है। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। लोग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। मरीजों को ये कहते हुए लौटाया जा रहा है कि बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल केजीएमयू में भी यही बात बोली जा रही है, लेकिन क्या ये सच है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि खुद बीजेपी के सांसद ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। साथ ही बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने सूबे की राजधानी लखनऊ में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलते हुए सीएम योगी को एक शिकायती चिट्ठी लिखी है। सांसद ने लिखा है कि किस तरह मरीज बिस्तर के बिना सड़क पर दम तोड़ रहे हैं। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने लिखा कि चिकित्सा संस्थान केजीएमयू के कुलपति 5 अप्रैल को पॉजिटिव होने के चलते 17 अप्रैल तक नहीं आए और उसके बाद 8 मई तक के लिए लंबी छुट्टी पर दिल्ली चले गए हैं। इतना ही नहीं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, पल्मनरी, क्रिटिकल केयर मेडिसिन के प्रोफेसर ड्यूटी नहीं करते हैं और दिन भर मीडियाबाजी में व्यस्त रहते हैं। रेस्पिरेटरी मेडिसिन में 100 से ऊपर ऑक्सीजन और आईसीयू बेड हैं, लेकिन इन पर मरीजों की भर्ती नहीं की जा रही है। इस त्रासदी में भी सभी बेड खाली पड़े हैं। इन हालातों को लेकर बीजेपी सांसद ने मांग की है कि केजीएमयू की 4थी मंजिल सहित खाली पड़े बेड पर मरीजों को भर्ती करके राहत दी जाए, जनता को जल्द से जल्द इलाज दिया जाए। अब बीजेपी सांसद ने ही उस योगी सरकार की पोल खोल दी है जो लोगों को सारी सुविधाएं देने का दम भर रही है। अब सवाल उठता है कि क्या योगी सरकार काम के नाम पर लोगों से झूठ बोल रही है? स्वास्थ्य मुसीबत को लेकर अब खुद बीजेपी सांसद योगी सरकार की पोल खोलने लगे हैं, जिससे सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। योगी सरकार के साथ साथ मोदी सरकार भी मुश्किल में घिर सकती है, क्योंकि किसानों ने अब अपनी कमर कस ली है। महामारी के बावजूद वो दिल्ली बॉर्डर से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अब तो बॉर्डर पर किसानों की तादाद भी बढ़ सकती है। महामारी के इस दौर में लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि घर में सुरक्षित रहें, लेकिन इस स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर अन्नदाता अपने घरों से दूर दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। यहाँ तक कि किसान अब सरकार से बातचीत को भी तैयार हो गए हैं, लेकिन केंद्र सुनने को ही तैयार नहीं है। इसीलिए किसानों ने भी अपनी कमर कस ली है। किसानों का दावा है कि महामारी काल में बचाव के लिए सिंघू बॉर्डर पर विटामिन सी, काढ़ा, स्टीम, गर्म पानी के दम पर किसान सेहतमंद रहते हुए संघर्ष जारी रखेंगे। इसी के साथ ही सामाजिक दूरी, साफ सफाई के साथ सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सीमाओं पर प्रदर्शनकारियों की सेहत की जांच और जरूरी दवाइयां मुहैया की जा रही हैं। डॉक्टरों की टीम आसपास के गाँव में रहने वालों की भी जाँच कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा कि कृषि कानून को निरस्त करने, एमएसपी समेत अन्य मांगों पर 5 महीनों में सुनवाई नहीं हुई है। आगे भी संघर्ष चलता रहेगा। किसानों की संख्या में एक बार फिर बढ़ोतरी होने लगी है। उन्होंने कहा कि सुविधा के लिए ऑक्सीजन देने पर विचार किया जा रहा है। निर्णय होने के तत्काल बाद ऑक्सीजन का लंगर भी लगाया जाएगा, ताकि लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकें। अब किसानों के हुंकार से साफ है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके बाद अब देखना होगा कि आखिर मोदी सरकार क्या फैसला लेती है और ये आंदोलन कब तक खत्म होता है। दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहने के लिए किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है। इससे साफ है कि वो मोदी सरकार के सामने नहीं झुकने वाले। लेकिन इस वक्त मोदी सरकार के रवैये को देखकर ये माना जा रहा है कि उसने महामारी के सामने घुटने टेक लिए हैं। तभी तो भारत को दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ रही है। कई कंपनियां मिलकर भारत की मदद के लिए ग्लोबल टास्क फोर्स बनाने के लिए आगे आई हैं। तेजी से बढ़ती महामारी के बीच भारतवासी ऑक्सीजन समेत कई स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। इसी बीच अमेरिका से एक अच्छी खबर आई है। खबर ये है कि अमेरिका की 40 बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने महामारी से जंग में भारत की मदद का ऐलान किया है। ये अमेरिकी कंपनियां ग्लोबल टास्क फोर्स बनाने के लिए साथ आई हैं, ताकि महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद की जा सके। आपको बता दें कि यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम एंड बिजनेस राउंड टेबल की सामूहिक पहल पर टास्क फोर्स ने सोमवार को मीटिंग में 20,000 ऑक्सीजन मशीनें भारत भेजने की प्रतिबद्धता जताई है। ये टास्क फोर्स भारत को मेडिकल उपकरण, वैक्सीन, ऑक्सीजन और अन्य जीवन रक्षक सहायता मुहैया कराएगा।
बताया जा रहा है कि ये किसी भी देश में महामारी से निपटने के लिए बना पहला ग्लोबल टास्क फोर्स है। इसे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संबोधित किया है। इस मामले में एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट करके कहा है कि ये बैठक दिखाती है कि कैसे भारत में महामारी से निपटने के लिए भारत और अमेरिका अपनी विशेषताओं और क्षमताओं का लाभ उठा सकता है। वहीं डेलोइट के सीईओ पुनीत रंजन का कहना है कि अमेरिका की कई कंपनियां वीकेंड पर साथ आईं। हम हर संभव मदद पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता अगले कुछ हफ्तों में भारत में 20,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजेंगे। इस हफ्ते 1000 मशीनें भारत पहुंचेंगी। वहीं 5 मई तक अन्य 11,000 मशीनें पहुंचेंगी। इसके बाद 10 लीटर और 45 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर भेजने पर मुख्य फोकस है। तो विदेशी कंपनियां तो भारत की इस बदतर स्थिति से उबरने में भारत की मदद के लिए आगे आ गई हैं, लेकिन भारत सरकार की नींद कब खुलती है, ये देखने वाली बात होगी। और बुलेटिन की आखिर में बात महामारी को लेकर आरबीआई की चेतावनी की। देश में महामारी से हालत खराब हो चुकी है, स्थिति संभाले नहीं संभल रही है, जिसका खासा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। यही वजह है कि महामारी भी बढ़ती जा रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ने चेतावनी जारी की है, जिससे लोगों के माथे पर शिकन और बढ़ेगी। तो क्या कहते हैं महंगाई के आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में ऐसे हालात पहले कभी नहीं बने, ऐसा मंजर कभी सामने नहीं आया। हर तरफ हाहाकार है, सड़कों पर चीख पुकार है, हर कोई लाचार है। बस यही दरकार है कि कुछ तो करो सरकार। लेकिन मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है, जिसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और अब तो लोगों की परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि आरबीआई ने भी चेतावनी जारी कर दी है। देश के बढ़ते मामलों के बीच आरबीआई ने कहा कि अगर इस पर काबू नहीं किया गया तो इससे सामान की आवाजाही पर लंबे समय तक प्रतिबंध लग सकता है और सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इससे देश में महंगाई बढ़ सकती है। आरबीआई के अप्रैल बुलेटिन में ये बात कही गई है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत की अगुवाई वाली टीम ने इसे तैयार किया है। सरकार ने आरबीआई को 31 मार्च 2026 तक महंगाई को 2 से 6% के बीच रखने का लक्ष्य दिया है। बुलेटिन में कहा गया है कि महामारी प्रोटोकॉल, वैक्सीनेशन में तेजी, अस्पतालों और उससे जुड़ी सुविधाओं के विस्तार के साथ महामारी के बाद मजबूत और टिकाऊ ग्रोथ पर फोकस से ही आगे का रास्ता निकलेगा। आरबीआई की चेतावनी के साथ ही महंगाई को लेकर जारी आंकड़े भी डराने वाले हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई मार्च में बढ़कर 5.5% हो गई, जो फरवरी में 5% थी। खाद्य और ईंधन की कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ी है। अब अगर देश में महंगाई का यही सिलसिला रहा तो लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।